जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैप्टर भौतिक विज्ञान का बल आगुड़ घर्षण बल के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। जो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी वस्तु के वेग पर, ऑप्शन सी वस्तु पर लगे हुए बल पर, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। जो संवेग होता है यह वस्तु के द्रव्यमान पर वेग पर निर्भर करता है। यानी अगर हमने बोल दिया यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका पिंड 10 किलोग्राम है और एक 5 किलोग्राम का पिंड है, ठीक, इसका द्रव्यमान जो यम है, द्रव्यमान 5 किलोग्राम का पिंड है, 10 किलो पिंड है। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो इनका वेग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इनका वेग और इनका वेग, दोनों का वेग समान होना चाहिए। अगर दोनों एक समान वेग से टकराएंगे तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा और हल्की पिंड का संवेग कम होगा। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जो संवेग है, वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर होता है। तो राइट आंसर होगा डी, यानी ए भी राइट है और बी भी राइट है। इसलिए राइट आंसर होगा ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। यानी वस्तु के संवेग जो होता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ लिखा है समय गलत लिख दिया गया, यहाँ संवेग होगा। संवेग क्या हो जाएगा? तो जानते हैं संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। तो संवेग निकालना है तो संवेग कितना हो? संवेग P बराबर, द्रव्यमान तो पता नहीं, द्रव्यमान हमारा वही रहेगा। वेग को दुगुना कर दिया जाए यानी गुणे हो गया 2v। अब करेंगे P बराबर हो जाएगा m इंटू 2v। अब देखिए m इंटू 2v, इसको लिख सकते हैं P बराबर 2mv। v क्या? संवेग है। अगर वस्तु का वेग दुगुना करेंगे, संवेग भी कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जाना जाता है किस नाम से? गुरुत्वाकर्षण है तो बल हो गया, जड़त्व का नियम, ऊर्ध्वाधर गति, सामयिक संरक्षण का नियम। जो न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम होता है उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। जो जड़त्व का नियम दिए थे वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु का किसके व्युत्क्रमणुपाती होता है? घनत्व के, आयतन के, द्रव्यमान के, बल के। बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को F से, द्रव्यमान को m से, त्वरण को a से। अगर हम a बराबर करेंगे तो हो जाएगा F बटा m। अब देखिए ये जो समानुपाती किसके? बल के, लेकिन व्युत्क्रमणुपाती है द्रव्यमान के। राइट आंसर होगा सी, यानी जो त्वरण होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमणुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। यम क्या है? द्रव्यमान है, v उसका वेग है। तो P बराबर m इंटू वी, जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, अब गुणे जो वस्तु का वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। गुणा करेंगे 10 पचे 50, यानी 10 पचे 50। अब देखिए इसका मात्रक हो गया किलोग्राम और इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर होगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर की ओर लेता है तो तराजू के रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर तराजू पर बैठा है तो उसको सांस लेता है तो उसकी रीडिंग क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी रीडिंग क्या करेगी? बढ़ जाएगी। अंदर सांस खींचने में उसकी रीडिंग बढ़ जाती है, इसलिए कभी वजन कराते हैं तो सांस को छोड़ने के लिए कहा जाता है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, विसरण और अपकेंद्रण पर। तो यानी जो वृत्ताकार मार्ग है यह है, अगर यह सेंटर के अंदर की तरफ बल लगता है तो उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल, लेकिन जब सेंटर के बाहर की ओर बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें सेंटर के बाहर की ओर बल लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। और जिसमें भी
अगर जैसे हमने दही को मथते हैं तो इसका जो मक्खन होता है ऊपरी सतह पर आ जाता है, तो आप कह सकते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन को बोलते हैं प्रक्षालन मशीन। एग्जाम में अगर पूछ दे कि प्रक्षालन मशीन कौन है तो आप बताइएगा कि वॉशिंग मशीन को ही बोलते हैं प्रक्षालन मशीन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है किसके, द्रव्यमान और वेग के, भार और वेग के, द्रव्यमान और त्वरण के, भार और त्वरण के। जो बल बराबर क्या फार्मूला होता है, बल बराबर बल यह बराबर होता है यम इंटू ये, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बताइए द्रव्यमान चाहिए त्वरण चाहिए, इनका गुणनफल चाहिए। ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया त्वरण। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया गया जेड है, और ऑप्शन बी है हेलीकॉप्टर है, ऑप्शन सी रॉकेट है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, यानी बोला जाता है कि न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम को और न्यूटन गति विषयक तीसरे नियम को दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। तो इसमें हेलीकॉप्टर तो सीधा जाएगा, जेट विमान भी नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर बन सकता है रॉकेट, क्योंकि रॉकेट में क्या होता है कि इसमें दो बल कार्य करते हैं। यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, और पीछे गैसीय निकास होता है रॉकेट में। तो यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। जब दूध को मथा जाता है तो उसकी क्रीम अलग हो जाती है, इसमें अपकेंद्री बल कार्य करता है, क्योंकि यह सेंटर की बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। पहला ऑप्शन दिया गया बर्फ जो होता है सड़क से बड़ा सख्त होता है, यानी मजबूत होता है, सड़क बर्फ से सख्त होती हैं। सी ऑप्शन दिया गया बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यहाँ गलत छप गया है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए घर्षण कम होता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। अब देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, क्योंकि बर्फ जब चलते वहाँ घर्षण कम होता है, जब घर्षण कम होगा तो वहाँ क्या करेंगे, फिसल जाएंगे। और सड़क पर क्या होता है, घर्षण बल अधिक कार्य करता है, इसलिए मोटर कार क्या करते हैं, उस पर चलते हैं। तो हमें आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जो बर्फ होता है उसमें घर्षण की सड़क की अपेक्षा जो होता है घर्षण कम होता है, इसलिए आदमी क्या करता है, फिसल जाता है और बर्फ पर चढ़ना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। घर्षण गति का विरोध करती है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर्षण से ऊष्मा का उत्पादन नहीं होता है, घर्षण टूट फूट की कारण बन जाती है। अब देखिए घर्षण क्या होता है, घर्षण जो हमेशा जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण कहाँ उत्पन्न होता है, यह मान लीजिए सतह खुरदरा है, जो सतह खुरदरा होता है उस पर घर्षण बल उत्पन्न होता है, उसी पर घर्षण बल उत्पन्न होता है। और जो सतह चिकना होता है उस पर घर्षण बल कार्य नहीं करता, यानी घर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए अगर इस पर कोई वस्तु रख दिया जाए, इस पर हम आरोपित बल लगाएंगे, हमारे सापेक्षिक गति का विरोध करता है। हमें विपरीत दिशा में अगर बल लगाता है तो हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। इस चीज स्पष्ट होता है कि घर्षण बल क्या है, तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, वस्तु को आगे जाने से रोकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जो घर्षण होता है गति का विरोध करता है। बोलता है घर्षण से ऊर्जा नष्ट होती है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसका कोई संबंध ही नहीं है। घर्षण से ऊष्मा का उत्पादन होता है, ये भी गलत है। घर्षण टूट फूट होती है, इसका कोई आंसर नहीं है। कह सकते हैं घर्षण टूट फूट नहीं होती है, बल्कि सापेक्षिक गति का विरोध होता है। राइट आंसर होगा ए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।